ठीक है। और पित्त स्थान है ही तो हर बीमारी के केस में आपको पता ही है कि अग्नि को करेक्ट करने का ट्रीटमेंट करना ही करना है। तो अरोचक की बात सिंपल सी बात है कि एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना या स्वाद का नहीं फील होना, या कई पर होता है कि अन्न से विद्वेष हो जाना, वो भी अरोचक में ही आता है। तो यहाँ पर अगर बहुत सही से ध्यान रखोगे तो अभी जैसे जिन लोग को कोविड के बाद में मतलब कोविड वैक्सीनेशन के बाद में आया है, फीवर वूवर आया है, तो उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और मैंने ऐसे कई सारे लोगों का मुझे पता है, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2022 के मोस्टली या लास्ट में या 23rd के स्टार्ट में मुझे फीवर हुआ और 5 डेज तक हालत ये थी कि एक पिक भी अगर खाने की देख रहे हो तो भी वॉमिटिंग आती थी। मतलब इतना बुरी तरीके से अरोचक या भक्त द्वेष जिसको कहते हैं, क्योंकि अरोचक को भी कई सारे तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, अरोचक का मतलब सिंपल सा होता है लॉस ऑफ एपेटाइट कर दो, खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है वो भी अरोचक में हो गया। खाना देख करके आपको वॉमिटिंग नोजिया फील हो रहा है तो भी हो रहा है। खाने को अगर सोच करके भी अगर नोजिया वॉमिटिंग फील हो रहा है या मन खराब हो रहा है तो वो सब सारी चीज़ें अरोचक में आती हैं। अलग अलग कंडीशन होती हैं। और तीव्र अरोचक जो है, यहीं पर मैं आप लोग की चीज़ बताऊंगी, ये सब चीज़ों में बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, जो हम लोग प्रैक्टिस से जानते हैं। खास करके अगर किडनी के पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक किडनी के पेशेंट होते हैं और मतलब बीमारी जो होती है काफ़ी बुरी स्टेज में आ चुकी होती है, तब होता है। आपको कैंसर के केसेस में पता है कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको लॉस ऑफ हेपेटाइट होता है। और ये आप ये समझ लो कि कोई भी बीमारी जब बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है तो वहाँ पर तीव्र अरोचक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, काय चिकित्सा, काय मतलब अग्नि की चिकित्सा। तो जहाँ पर भी अग्नि जितनी बुरी तरीके से डैमेज समय है वहाँ पर उतनी बड़ी बीमारी है, ये सोच लेना चाहिए। तो अगर मरीज को भूख नहीं लग रहा तो कई बार क्या करता है मरीज ना, भूख नहीं लग रहा तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी करके खाने की कोशिश करता, मतलब बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करेगा, लेकिन गार्निशिंग के बावजूद उसको स्वाद नहीं आता, नहीं खा पाता। तो जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर का केस होता है, कैंसर के भी लास्ट स्टेज में ज़्यादा मिलती है। मतलब जो भी बीमारी का लास्ट स्टेज रहेगा उस बीमारी में आपको तीव्र अरोचक मिलेगा। और कभी कभी इटसेल्फ मिलता है, जैसे अभी मेरे पास एक लोग नोन है, उनको वैसे हालांकि कोई बीमारी नहीं है, इसे 24 मोस्ट वाली 25-year-old मैन। तो अभी उसने मुझे कंप्लेन किया कि मैं मुझे भूख नहीं लग रही है, ट्रीटमेंट अपने हिसाब से ले रहा है क्योंकि वो खुद भी मतलब प्रैक्टिशनर ही हैं तो वैद्य नहीं बट फैमिली के वाइज वैद्य जो लोग होते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मूंग का यूज वगैरह लो, खाना बिल्कुल छोड़ो। तो है कि बिल्कुल भूख नहीं। तो वहाँ पर अभी आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे यूज कल्पनाएं आएंगी या वागू कल्पना आएगी जो आप अपने पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। तो वो आपको कब याद रहेगा? जब आपने बुक में पढ़ा होगा। तो जब उस तरह का पेशेंट आएगा ना तो उठा करके आप अपनी काय चिकित्सा की बुक से ही देख लोगे, नहीं तो फिर चरक संहिता तो देखना ही होता है, माधव देखना ही होता है ना। तो हमेशा याद रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, टीचिंग की वजह से एक फ़ायदा ही होता है ना कि हमारे दिमाग में रिकॉल रहता है कि हमें क्लास में पढ़ाया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे सर ने तमक श्वास पढ़ाया था तो मुझे कुछ और याद तो नहीं रहता था, बट मुझे तमके तो विरेचन याद रहता था। मीन्स तमक श्वास का मरीज आएगा तो विरेचन कराऊंगा। या मान लो हम लोग ATF से जुड़े हैं, आयुष दर्पण फाउंडेशन जो है, तो आयुष दर्पण फाउंडेशन में मुझे याद है जब मैंने नया नया ज्वाइन किया तो यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि आपको मतलब जो चिकित्सा है, जैसे मान लो पक्षाघात की चिकित्सा है तो सस्नेह विरेचन देना है, तो उसमें कोई भी रुक्ष विरेचन मतलब हरित की नहीं यूज करेगा। आप वहां पर क्या इस्तेमाल करोगे? कैस्टर ऑयल यूज करोगे। एरंड ऑयल जो है आप वहां पर पक्षाघात के पेशेंट को अच्छी तरीके से करा सकते हैं। और पक्षाघात देखना आप लोग पढ़ना कि वात के नानात्वच की है कि किस तरह की व्याधि है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप क्लासेस में सुने होते हो, तो जब आपका पेशेंट आता है तो आपको याद रहता है और आप उस चीज को ट्रीट कर लेते हो, अच्छे से ट्रीट कर लेते हो। ठीक है। तो अरोचक के बारे में कोई चैप्टर चरक संहिता में तो नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, बट चरक जी ने उसके सुव्यवस्थित निदान, संप्राप्ति और चिकित्सा पूरा का वर्णन किया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इसके लिए कई सारे वर्ड यूज हैं। तो एक है भक्तोपघात। भक्तोपघात मतलब खाने से इरिटेशन टाइप का हो जाता है। ठीक है। अरुचि है, आपको पता ही। अभक्त छंद है। अन्नाभिलाषा। अन्नाभिलाषा मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना। तो अनन्नाभिलाषा मतलब अन्न की अभिलाषा, अन्न की न अभिलाषा, अनन्नाभिलाषा मतलब। तो अनन्नाभिलाषा होगा, भक्तोपघात होगा। ये सब सारी चीजें इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो किसी प्रकार का स्वाद नहीं मिलता या भूख लगने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं ना पेट में तो लग रहा है यार कुछ खाने को, बट नॉर्मली खाने का मन नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज भी उनकी जो आती है वो आपके अरोचक में आती है।
ठीक है। और रोचक में भी अभी तक जितनी अग्निमांद टाइप की बीमारियां चल रही थी, आपको पता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिस्टम चल रहा है, तो सब जगह क्या है, कफ दुष्टि है। कफ आहार विहार आपने ज्वाइन किया है, मतलब खाया पिया है, तो इस वजह से हो रहा है। तो कफ दोष की प्रधानता होगी। कफ दोष की प्रधानता का मतलब है आप कफ हर चिकित्सा करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी औषधि दोगे वो कफ शामक होनी चाहिए, ये बात समझ लो। आहार जो दोगे, जब अग्नि पर धीरे धीरे जो नॉर्मल आना शुरू करेगी, तो आप उस अग्नि में क्या करोगे, हमेशा लघु आहार दोगे, गुरु आहार नहीं दोगे। गुरु आहार जैसे दोगे फिर से कफ बढ़ेगा और फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, समझेंगे आप लोग, ठीक है। और बहुत सारी इसकी वजहें होती हैं मॉडर्न के हिसाब से देखो, या ऐसे भी देखो, जब हम लोग का मूड खराब होता है, किसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के फैमिली में डेथ हो गई, या कोई और होता है एग्जाम में फेल हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। या कह सकते हैं जो मानसिक हेतु होते हैं, वहाँ पर भूख नहीं लगता है। और कई बार बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें होती, तब पर भी नहीं होता है। कई में वात पित्त कफ का दोष वही है, कफ किसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नहीं भूख लगेगा। जैसे अभी का देखो, बसंत ऋतु में लोगों का क्या है, कफ प्रकोप होता है, क्योंकि पिछला हेमंत शिशिर में जो खाना खाया उससे कफ का संचय हुआ था। तो कफ का संचय होने की वजह से कफ का प्रकोप होगा। तो अभी आप देखोगे बच्चों को भी भूख नहीं लग रही है। मैं ऐसा क्यों बता पा रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बुक में पढ़ा हुआ है, ये मैं अपने घर में देख भी रही हूँ। मेरे यहाँ घर में 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है, एक 3 साल का है। तो 6 साल वाला बिल्कुल कई बार टिफिन भी नहीं खा रहा है, कई बार घर पर भी नहीं खा रहा है, कंप्लेन मतलब आ रही है। और हम लोग को इटसेल्फ भी, जैसे अभी थोड़ा सा मौसम यहाँ पर चंडीगढ़ में चेंज हुआ था, हल्की सी गर्मी लग रही थी, तो था कि हम खाएंगे पिएंगे, मतलब थोड़ा सा भूख लगने लगी थी। मैंने भी फील किया मौसम का असर, जो आप लोग की एज में नहीं पता चलता था, चाहे जो मौसम हम लोग लगभग खा लेते थे। बट अभी जब एबव 40 हो जाते हैं, तो सीजन का असर अपनी बॉडी पर दिखता है कि हाँ हमें कब भूख लग रही, कब नहीं लग रही है। तो कब का प्रकोप हुआ है तो पक्का सी बात है फिर से भूख मंद हो गई है। तो बसंत ऋतु अपने आप ही याद रखना। तो ये सब सारी चीज़ें जब सुने रहोगे तो याद रखोगे। किसी को गैस्ट्राइटिस होता है तो वहाँ पर भी अरोचक डेवलप हो जाता है। साइकोलॉजिकल या साइकिक फैक्टर्स में भी होता है। एनीमिया के पेशेंट को भी होता है। पांडु का जो मरीज रहता है, तो पांडु क्यों होता है, वहाँ पर भी अग्निमंद रहता है, तो पांडु के मरीज को भी भूख कम लगती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। और चिकित्सा में हमेशा अपने यहाँ सबसे बढ़िया हृदय दवाएं देते हैं, तो हृदय वाली चीज़ें करते हैं तो अम्ल पदार्थ जरूर खिलाएंगे। जैसे नींबू चाटते हैं, नींबू के ऊपर आपने देखा होगा ना। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, व्हेन आई वाज टू मच यंग, हार्डली मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ते थे, तो मेरे फादर को मलेरिया हुआ था। तो मुझे याद है कि पापा को नींबू में काली मिर्च और सेंधा सॉल्ट गर्म करके दिया गया था। और ये आप देखोगे पुराने वैद्य लोग सारे ये कराते थे, खास करके मलेरिया में कराते थे। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, याद रखना कि कभी मलेरिया का पेशेंट आता है और उसको अरोचक है, तो वहाँ पर ये चीज़ करा कर देखिएगा। क्योंकि बुक में तो सबके लिए लिखा होता है, बट कहाँ पर किस चीज़ का प्रैक्टिकल अनुभव आता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। वो आपका एक टीचर ही आपको दे पाता है, एक प्रैक्टिशनर ही बता पाता है। वरना बुक से तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर हमने कहाँ यूज़ किया है, वाकई उसके कितने रिजल्ट आते हैं, उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अदरवाइज हमारी सारी संहिताओं में सब कुछ दे रखा है, बस हमें खोजना होता है, पहली बात है। दूसरी बात आप लोग को बता दूं, अपनी संहिताओं में या अपनी किताबों में श्रद्धा रखिए, और जो चीज़ है उसको मतलब जो समझ में आ जाता है इस्तेमाल कर डालो। क्योंकि मैं तो यही काम करती हूँ। मुझे जब जिस पेशेंट का जो समझ में आ जाता है, या मेरे पास और साइड बुक्स भी हैं, या जो मुझे योग पसंद आ जाता है, मुझे लगता है मैं इजीली योग को बना सकती हूँ। या जैसे अभी एक पेशेंट था, तो उसके केस में मैंने कई सारी चीज़ें सोचा, मुझे संधानी भी देना है, बल्ले भी देना है, हृदय भी देना है। तो मैंने क्या किया, सबकी उठाई एक एक ड्रग, और जो मुझे समझ में आई कि इसको कौन सा वीर्य का ख्याल रख लेना, वहां पर शीत वीर के साथ सारी शीत वीर वाली चीजें कंबाइन करके और अग्नि का हिसाब किताब करके दे दोगे, रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो षड्विरेचन शताश्रुति अध्याय है, जिसमें आपके महाकषाय दे रखे, वो महाकषाय बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए। 2-2 4-4 भी मिले, एक एक भी मिल रहा है, कई का कॉम्बो बनाना पड़ता है। जैसे मैंने एक योग बनाया था, उसमें मैंने अश्वगंधा भी डाला था, यष्टि मधु भी डाला था, मलकी भी डाला था, शतावरी भी डाला था, क्योंकि बिदारी गंधा उंधा मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो इसी की क्वालिटी की ये चीज़ है, उठाओ डाल दो, ठीक है। तो मुझे उसको पेशेंट को बल्ले भी कराना था, संधानी भी कराना था। संधान का मतलब होता है कि सेल का सेल के साथ कोऑर्डिनेशन बनना है, ये समझो। संधानी का मतलब हम लोग हमेशा उल्टा पुल्टा ही समझते हैं। तो संधानी का मतलब होता है एक सेल का दूसरे सेल से कोऑर्डिनेशन जो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको इस काम को करना पड़ता है।
ठीक है। तो इसमें अम्ल पदार्थ है, अनुलोमन कराओगे ही कराओगे, हर जगह अनुलोमन होता ही होता है, सिंपल सी बात है। अनुलोमन शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें नहीं करते, या वहाँ पर आपके राजक्षमा चिकित्सा में बलम ही पुंसाम मलम ही बलम पुंसाम है, तो वहाँ पर नहीं करते हैं। और दीपन चिकित्सा हर जगह की जाती है। ठीक है। तो अरोचक जो है ये शब्द अरोचिका से बना है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक में न ये तत्पुरुष समास से बना हुआ है, तो भूख न लगना अथवा कम लगना, तो दोनों ही कंडीशन नहीं लग रहा है तो तीव्र अरोचक हो गया, कम लग रहा है तो सिंपल अरोचक है। आप अपनी लैंग्वेज में ये चीज अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन है सुश्रुत उत्तर तंत्र वाली, रट लेना। क्यों मैंने बोला है कि हमेशा एक संस्कृत का श्लोक लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। दैट इज न अन्य रुचिर भवती, मतलब अन्न में रुचिर नहीं होती। तम भिषजो विकारम भक्तोपघातम यह, तो ऐसे जो विकार होते हैं उसको भिषक लोग भक्तोपघात कहते हैं। यह सुश्रुत उत्तर तंत्र 57वें चैप्टर में अरोचक के बारे में सुश्रुत जी ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर कफादि दोषों के प्रकोपित होने से, मतलब वात पित्त कफ जो है मेनली कफ दोष का ज्यादा प्रकोपित होगा, शोक होगा, आपको चिंता हो गई, भय हो गया, किसी बात का डर से भी कई बार कुछ लोग को भूख भूख नहीं लगती है। अतिलोभ, जो लोग बहुत लालच होते हैं, मतलब उनका बहुत लॉस हो जाता है, तो वहां पर भी आप देखते होगे उनको भूख नहीं लगती है। बहुत ज्यादा गुस्से में भी बहुत सारे लोग की भूख मर जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा पित्त बढ़ जाता है कि सब कुछ वो जलाने लगता है। और मनोनुकूल भोजन ना मिलने का, इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जिनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको मनोनुकूल भोजन नहीं मिलता है ना, तो खाना नहीं खाते, मतलब उनकी मर्जी का मिलेगा तो खाएंगे, और अगर नहीं मिलेगा, जैसे मेरे घर में खुद मेरा बेटा ही इस नेचर का है, मेरे हस्बैंड भी इस नेचर के, अगर मर्जी का खाना नहीं तो उनको लोग को लगता है भूख ही नहीं है। और विशिष्ट गंध और रूप प्राप्ति, अब जैसे मेरे साथ है कि मैं स्मेल सेंसिटिव हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं पसंद आती, खास करके जो मेयोनीज ओनीज आते हैं या आर्टिफिशियल फूड आइटम है, तो अगर आर्टिफिशियल चीज़ें किसी में पड़ी है तो मैं नहीं खा सकती हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पर्टिकुलर स्मेल के साथ प्रॉब्लम होती है, उस स्मेल की चीज़ें वो लोग नहीं खा पाते हैं। या जैसे मैं अपना ही टिपिकल एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे चॉकलेट से के स्मेल एनर्जी है, तो मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, तो नहीं खा सकती हूँ। ठीक है। बट वो अरोचक में नहीं आएगा, अरोचक का एक डिफरेंट टाइप की चीज़ हुआ। तो कुछ लोग के साथ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि उनको, जैसे मेरे को ही खास करके, अगर मुझे लाख भूख लगी हो बट अगर किसी ने चॉकलेट दे दिया तो मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि उसमें स्मेल से भी वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें सारी हेतु होंगे, तो याद रखना अपने दिमाग में कि कुछ लोग बहुत फ्लेवर के चूजी होते हैं, उनको पर्टिकुलर फ्लेवर में, मतलब वो चीज़ भी पर्टिकुलर फ्लेवर में चाहिए तो ही खाते हैं। तो वो क्या हुआ, मनोकूल भोजन नहीं मिलना, विशिष्ट गंध नहीं होना, उसके रूप नहीं होता। कुछ लोग गार्निशिंग पर बहुत वैल्यू देते हैं, जब तक मतलब उनकी जो मील है या उनका फूड प्रॉपर उनको प्रिपेयर नहीं होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होती है। जैसे 5 स्टार होटल या बड़े बड़े जगहों पर क्या होती है, ऐसा नहीं होता, खाने की क्वालिटी वो लोग बड़ी अच्छी तैयार कर देते हैं, बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी सी क्रॉकरी में, बहुत अच्छे से ऑरा में उसी चीज़ को, और बहुत कलरिंग एजेंट जो मतलब ये आपके फूड इंडस्ट्री वाले डालते हैं, या और भी सारे लोग डालते हैं, तो वो लोग यही करते हैं कि उसमें कलरिंग एजेंट डालते हैं, गार्निशिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों अगर नहीं रहती हैं तो खाना नहीं खाते, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। तो रोचक के 2 भेद किए गए हैं, एक शारीरिक भेद किया गया है और एक मानसिक भेद किया गया। फिर उसके 5 भेद और हैं, तो 5 भेद में कौन सा है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, मतलब सन्निपातज और एक आघातज है, मतलब मनोभिघात हुआ, मन पर कोई चोट हुआ, और एक आगंतुज कोई और हेतु भी होता है, जैसे मान लो कि दूध पड़ा था उसमें मक्खी गिर गई, अब पक्का सी बात है नहीं खाएंगे पिएंगे, है ना, तो एक ही आगंतुज एक वजह ये हो गई। और मन पर चोट लगना एक अलग है। एक आगंतुज है कि मान लो खाना था, जैसे अभी कभी कभी किसी रेस्टोरेंट का केस पढ़ते हो कि उसमें खाना बंदा खा रहा था और उस खाने में कुछ पड़ गया, या दिमाग में फीलिंग आ गई कि इसमें कुछ कचरा पड़ा हो, तो वहां पर भी उससे अरुचि फैल जाएगी। जैसे मैं अपना ही एक केस बताती हूँ। मुझे याद है कि 2010 की बात है, हमारा यहाँ पास में एक मॉल था, हालांकि अब वो लगभग बंद होने कगार पर है। उसमें नई नई डिमसम की ओपन हुआ, और वो मॉल में ओपन हुआ, तो बहुत अच्छा सा था रेस्टोरेंट, मतलब समझ लो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कहा, मैंने कहा बेटा छोटा था, चलो खा कर आते मोमोज। हालांकि जंक फूड मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब अपनी लाइफ में मार्केट में शायद 1 या 2 या 3 बार मैक्सिमम खाया होगा मोमोज, शायद 2 बार का तो मुझे याद है, तीसरा नहीं याद है। घर में कभी कल को साल 2 साल से एक बार बन जाता तो खा लेते हैं, मार्केट का कभी भी नहीं खाते हैं।
और घर में आपको पता है बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो मुझे याद है कि जब मैं खा पी कर आ रही थी तो मैंने देखा वहाँ के जो सर्व करने वाले थे वॉशरूम से आ रहे थे, और वॉशरूम से जब वो आ रहे थे तो उनके हाथ पर ग्लव्स लगे थे। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि ये मतलब खाना सर्व करते हैं और ऑब्वियस सी बात है हैंड वॉश वगैरह या इस तरह की सारी चीज़ों को फॉलो, मतलब हाइजीन को नहीं फॉलो करते हैं। हालांकि मैंने उस दिन के बाद वहाँ पर कभी नहीं खाया, और महीने 2-4 महीने के बाद में, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेन ओपन हुआ था लेकिन बंद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब वहाँ से भी आपको ये हो जाता है, या कुछ लोग जो होटल इंडस्ट्री में खुद काम करते हैं तो आपको पता है, उनको मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कितने गंदे तरीके से या किन गंदे चीज़ों से प्रिपेयर की जाती है। तो वो लोग भी सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ देते हैं। मतलब जैसे मैं पर्सनली 2 लोग को जानती हूँ जो होटल में बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, बट वो अपने होटल का खाना कभी नहीं खाते। रियलिटी होती है, क्योंकि उनको पता है, खास करके नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, क्योंकि वो इतना सड़े गले तरीके से तैयार होता है, उसको फ्रीज़र में रखा रहता है, वही उस वाली कल्चर होती है, और साल 6 महीने पहले का पड़ा हुआ उसको बनाते रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो निदान की वजह से अग्निमांद होगा और अग्निमांद की वजह से रोचक हो जाएगा। तो इसमें निदान 2 तरह के हैं। शारीरिक है, जो मतलब कि आपने कफ प्रकोपक आहार विहार जो किया वो शारीरिक में आ गया। मानसिक में हो गया भाई कोई भी क्रोध शोक भय, ये सब लोभ रूप गंध, ये सब चीजें हो गई। तो जो मानसिक वाले में होगा उसमें हृदय का चित्त का मतलब दृष्टि हो जाएगी, और जो शारीरिक में होगा उसमें अन्नवा स्रोतस में दृष्टि होगी। तो जो स्थान की दृष्टि है, अगर आपका मेंटल वाला है तो उसमें हृदय में होता है। कुछ लोग को होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे नोन में एक लोग थे, उनको रसगुल्ला या इस तरह के कोई भी छेने वाला आइटम था तो उससे उनको अरोचक था, वो कभी नहीं खा सकते थे। तो कुछ लोग को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से हो सकता है। तो ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, आप अपनी लिख सकते हो एग्जाम में बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब ये लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इससे एलर्जी होती है, कुछ उससे मतलब एलर्जी मतलब इरिटेशन टाइप वाला एलर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। तो इन सारी वजहों से अरुचि होती है, और अरुचि होकर के अरोचक डेवलप होता है। संप्राप्ति घटक में देखोगे दोष में शारीरिक और मानसिक दोनों दोष होंगे। प्रधानतः कफ होगा। दुष्य में अन्न और रस धातु होंगे। अधिष्ठान में आमाशय और हृदय दोनों होगा। जैसे शारीरिक वाले के बारे में मैंने आपको बताया, आमाशय होगा, और मानसिक वाले में हृदय होगा। और जीवा तो इटसेल्फ होती है, क्योंकि आपको फ्लेवर ही नहीं मिलता है, तो जीवा रसनेंद्री होगी। और दूषित होता है तो अन्न और रस धातु की शुरुआत की रस धातु ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। स्रोतस में अन्नवा स्रोतस और मनोवा भी, क्योंकि मानसिक वाले में पक्का सी बात है मनोवा स्रोतस रहेगा, और अग्निबल हमेशा मंद होगा। ठीक है। तो सामान्य लक्षण में भक्त द्वेष होगा, मतलब खाना खाने से चिढ़ हो जाएगी, और अभक्त छंद होगा, मतलब नहीं भी खाना खाएं तो भी लग रहा है सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आता है। और वृद्ध भोज ने, भाव प्रकाश मिश्र ने भी इसके लिए अलग अलग सा वर्णन किया है। और एक होता ना, लवणाद्र के सदा भक्षम, लवण आद्र के सदा भक्षम भोजनाग्रह। तो ये जो कोटेशन है याद रखना, ये कोटेशन हमारे भाव प्रकाश जी की है। अभी कहीं पर दे रखा, मैं आपको बता दूंगी। तो भोजन के पहले या ऐसे है, भोजनाग्रह सदापत्रम लवण आद्रक भक्षणम। तो ये जो है ये आपके भाव मिश्र जी की या भाव प्रकाश जी की है। तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज और मनोविघातज, ये सारे आपके टाइप हो गए। उसी तरीके से विजय रक्षित जो आपके माधव निदान की मधुकोश टीका है ना, तो मधुकोश टीका आपके विजय रक्षित जी की है। तो उसमें अरुचि में क्या है, भूख लगने पर भी खाना खाने में असमर्थता। तो मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग को होता है कि भूख लगी होती है तो भी खाने का मन नहीं करता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है। अन्न अभिनंदन का मतलब अभिलषित आहार मिलने पर भी ना खा सकना। तो कई बार होता है ना कि अभी जैसे आजकल बसंत ऋतु का टाइम चल रहा है, इस टाइम ऐसा हो रहा है कि घर में कुछ अच्छी सी चीज बन रही है, लेकिन जब उसको 1 या 2 बाइट खा ले रहे हो तो तीसरी बाइट खाने का मन नहीं कर रहा। मतलब आपने थाली में ले रखा है, वो वाली मेंटालिटी बन चुकी है, सो खा ले रहे हैं, अदरवाइज खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? कि अंदर से कफ का प्रकोप है, और जब कफ का प्रकोप है तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। उसके अलावा भक्त द्वेष है। भक्त द्वेष में है कि भोजन के स्मरण, दर्शन, गंध, स्पर्श मात्र होने से वाले उद्विग्नता। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे मेरे साथ हुआ था। अभी उसके बाद मैंने कई सारे पेशेंट्स और भी देखे जिनको बुखार हुआ और फीवर में उनको कई दिन भूख नहीं लगी, बट मेरे साथ तो सीवियर हुआ था। मतलब सीवियर का मतलब मैं मोबाइल में भी फोटो नहीं देख पा रही थी। नॉर्मली इधर बहुत सालों से, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 साल ऐसे ऊपर हो चुका कि मैं चाय जरूर पीती हूँ। बीच में 2017 में ड्रॉप किया था, क्योंकि मुझे सुबह बहुत जल्दी ऑफिस जाना पड़ता था जहाँ जॉब कर रहे थे, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो भले छोड़ा था। अदरवाइज वो 5 दिन ऐसे हुए थे मेरी लाइफ के कि जब मैंने 5 दिन बिल्कुल भी, शायद हो सकता है 1 गिलास पानी शायद ही 5 दिनों में पिया होगा। टोटल कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ दवा खाया था। दवा खाते वक्त जो थोड़ा बहुत पानी लिया हो, कुछ भी नहीं लिया हो। सीवियर वीकनेस थी, सारी चीज़ें थी। और उसके बाद भी जब मैंने रिवाइव करना शुरू किया आफ्टर 1 वीक, तो मुझे याद है कि मैंने 15 दिन या महीने भर सिर्फ 1 टाइम खाना खाया 24 आवर में, और वो भी ऐसी चीज़ें जैसे खिचड़ी या दलिया ही खाई। मतलब मैंने प्रॉपर सब्जी रोटी शायद महीने भर बाद खाया था।
तो इस तरह का तीव्र रोचक हुआ था। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से हिस्ट्री ली तो हुआ कि कोविड के बाद जब जिन लोगों को भी फीवर वगैरह हो रहा है वो बहुत परेशान कर रहा है, और उसमें ऐसा हुआ था मेरे घर में आसपास के सारे लोग को हुआ था, मैं उनकी केयर कर रही थी, लास्ट में मेरे को हुआ था। पर वो मतलब पहली बार लाइफ का ऐसा था कि जिसमें मैंने ना कोई चाय पिया ना कुछ पिया, और इतना ज़्यादा अन्न से द्वेष हुआ फर्स्ट टाइम। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो भी आप अपने रोचक में लिख सकते हो। वृद्ध भोज ने कहा है कि मुख में डालने पर भी स्वाद का न मिलना, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया, मतलब टेस्ट नहीं मिल रहा, दैट इज अरोचक। स्मरण मात्र से अगर द्वेष होता तो दैट इज भक्त द्वेष, मतलब आपने सोच भी लिया तो भी आपको नॉजिया फीलिंग हुई। ये आपको प्रेगनेंसी में कई सारे पेशेंट्स को मिलेगा कि पर्टिकुलर कोई चीज़ वो सोच लेते हैं, पर्टिकुलर चीज़ से होती है, हर चीज़ से नहीं होती। प्रेगनेंसी के खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो उस मॉर्निंग सिकनेस में ये भी चीज़ होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से उनको चिढ़ सी मच जाती है, मतलब उसको फील कर लेंगे या खाने का उनको कोई बोल देगा तो उससे भी उनको नॉजिया फील होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में भी आप बड़े आराम से ट्रीट कर सकते हो, आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चिकित्सा है कि कवल और गंडूस धारण कराना है। क्योंकि प्रेगनेंसी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आयुर्वेद हो चाहे मॉडर्न हो, मॉडर्न तो छोड़ ही दो, आयुर्वेद में भी बहुत मिनिमम मेडिसिन देनी होती है। कोशिश हमेशा करना होता है कि बहुत सिंपल चीज़ों से जो आपके घर के किचन में आइटम होता है उसी के थ्रू डील करना चाहिए पेशेंट को। दवाएं नहीं देना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो, प्रेगनेंसी का भी रूल है। और इसी बात से एक बात और याद आ गई, मैं आप लोग को बता देती हूँ, जब भी आपके पास मॉर्निंग सिकनेस का पेशेंट आता है सबसे पहले उसकी अग्नि का जरूर विचार करिए। जिन लोग की भी अग्नि मंद होती है उनको नॉजिया वॉमिटिंग ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स आपने देखा होगा मॉडर्न में ऐसे भी होते हैं, मतलब जो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उनको ड्रिप चढ़ती है और न जाने क्या क्या होता है, तो उनका एक्चुअली मेन अग्निमंद होता है, और उनका अग्निमंद हम आयुर्वेद के हिसाब से ठीक कर दें तो इतनी सारी मतलब मुसीबत उनको नहीं हो। सो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो गायनी के केस में भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एटलीस्ट 3rd ईयर 4th ईयर से इंसान गायनी के पेशेंट तो देखना शुरू कर देता है या आसपास के लोगों को अपना एडवाइस देना शुरू कर देता है, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर अभक्त छंद में है क्रोध भय आदि। अभक्त छंद, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कई बार पूछी जाती है, इसलिए पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आप लोग याद रखना कि अगर क्रोध भय आदि मानस कारणों से भोजन की इच्छा का न होना जो आता है ये अभक्त छंद में आता है। तो वातज और रोचक में क्या होता है, अब वातज पित्तज कफज और रोचक है तो उनके उस तरह के लक्षण होंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, तो याद रखना वातज और रोचक में दंत हर्ष होता है, पित्तज कफज में नहीं है। दंत हर्ष वर्ड जो है वातज और रोचक का है, और मुख का कसैलापन रहेगा, आस्य बैरस रहेगा, मुख में कड़वापन सा है। आस्य बैरस मतलब मुख में स्वाद नहीं मिलता, तो आपको ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना जो कहते हैं कि मुंह में फ्लेवर नहीं मिल रहा और दांत में सेंसेशन फील हो रही, तो वो समझ लो वातज और रोचक का है। उसी तरह पित्तज वाले में क्या होगा, पित्तज वाले में और सारी चीजें तो होंगी, एक चीज दुर्गंधयुक्त होता है। पित्तज पेशेंट को अगर रोचक डेवलप है साथ में उसके मुंह से स्मेल है, तो उसको बोलिए, आपको खुद सूंघने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधे बोलो कि अपना चेहरा सामने करिए, मतलब चेहरे के सामने अपना हाथ कर लीजिए और हाथ करके खुद से फील कर लीजिए। अदरवाइज पेशेंट को ज़्यादा स्मेल रहेगी तो बात करते हो तो आपको खुद ही फील हो जाएगा। तो कटु अम्ल लवण, मतलब कटु अम्ल उष्ण और फीका दुर्गंधयुक्त और विरस हो जाता है। और ऐसे पेशेंट को पित्तज है तो हृदय भी होगा, चोष मूर्छा तृष्णा आदि लक्षण तो ज़्यादा कंडीशन में होते हैं, बट हृदयदाह हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन होगा, इससे आप पता चल जाएंगे। कफज और रोचक में मुंह में लार काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, दैट इज कफ संस्राव, गुरुत्व होगा और शीतलता ठंडापन महसूस होगा, और विबंध बना रहता है। विबंध से ये मत सोच लेना ये वातज रोचक का लक्षण है, ये कफज रोचक का लक्षण है। तो इस तरह के जो पिक्युलर होते हैं या बिल्कुल अलग से लक्षण होते हैं वो आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। आगंतुज वाले का जो वजह है शोक भय अतिलोभ क्रोध काम चिंता निद्रा नाश इत्यादि कारणों से होता है। जैसे कोई किसी को नींद काफी दिनों से नहीं आ रही तो उसके साथ भी अरोचक वगैरह हो जाता है, तो इसको चिंता विपर्य जनित रोग कहा जाता है। ये याद रखना, ये बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है। व्याकुलता तथा मूर्छा इसके लक्षण है, अप्रिय गंध वगैरह, मुख का रस, अलग अलग सारी चीजों का। तो चिंता विपर्य जनित रोग किसे कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चिंता विपर्य जनित रोग आपके आगंतुज रोचक को कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा सिद्धांत में सीधी सी बात है, मुख के अंदर का है तो कवल और गंडूश कराओगे तो मुख सिद्ध कवल धारण, कवल जो रख लेते हैं, और मुख धावन कराएंगे, मुख को सही सही चीज़ों से, बहुत सारी जैसे त्रिफला है, चमेली की पत्तियां हैं, चमेली की पत्तियों का मुझे याद है कि पुराने ज़माने में लोग बहुत कराते थे। पाठा मुनक्का है, तो आप सबसे बढ़िया जो यूज़ कर सकते हो, देखो सबसे सेफर साइड आपकी जब क्लिनिक खोलोगे तो पक्का सी बात है त्रिफला रहेगा, त्रिफला वाटर दे करके पेशेंट को मुख धावन करा सकते हो। नहीं तो चमेली अगर आपने सेंटर पर लगा रखी है तो उसको दे सकते हो पेशेंट को, और मुनक्का जो है आपके पास द्राक्षा होता ही है उसका पानी बनाकर उससे धावन करा सकते हैं।
तो कषाय तिक्त शीतपात के साथ करा सकते हैं, कवल धारण करा सकते हैं, धूमपान करा सकते हैं, मनोनुकूल आहार दे सकते हैं जो पसंद होता है। कई बार होता है ना बच्चों को जो नहीं है मतलब नहीं खा रहे होते तो हम कुछ न कुछ आइटम बना कर देते हैं। कई बार हम बड़ों के लिए भी कुछ चीज़ें बना कर देते हैं। और मन को प्रसन्न करने वाला और आश्वासन देना चाहिए, उसको समझाते हैं ना। जैसे मैं आपको इसी से एक बात बताती हूँ। मेरे घर में बच्चा है एक छोटा सा, तो उसको शिमला बहुत पसंद है। तो मुझे तब पहले नहीं पता था, वही जो छोटा है ननद का बेटा ओम जी हमारे, तो ओम जी को जब मैंने बनाया तो एक बार उनकी मदर शायद नहीं थी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बेटा मैंने अनियन और कैप्सिकम बनाया है, बहुत टेस्टी होता है। तो खाया, उसके बाद से अब वो बड़े मन से खाता है। तो फिर या किसी दिन कॉलीफ्लावर या कुछ ऐसी चीज़ भी बना दिया तो मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा मैंने इसमें अनियन और कॉलीफ्लावर डाला, मतलब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बताती हूँ। क्यों? अब वो छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने उसी तरह की टर्मिनोलॉजी सुनी है तो उनको बताना पड़ता है कि ये देखो बड़ी कलरफुल सी है, ये ऐसे है वो वैसे है, तो उस तरीके से उनको खाने का मन करता है। तो छोटे बच्चों को आपको वैसे बताना पड़ता है। या एक दो दिन वो नहीं खाकर आया तो मैंने बोला, मैंने कहा आपने खाया नहीं, मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाया था। तो फिर गुस्सा आ गया था, मतलब उसको मलाई रोटी खानी थी। फिर आज की बात है तो मैंने पूछा आपने खाया, मैंने बनाया, तो कह रहा आपने बनाया, मैंने कहा हाँ, करा फिनिश किया। मैंने कहा थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चों को या बड़ों को भी उस तरीके से पैम्पर करके खिला सकते हो। और इसी तरह कई बार पेशेंट की काउंसलिंग करने में भी इस तरह की चीज़ें आपको काम आती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और उसके अलावा आपका वात का है तो बस्ती दे दो, पित्त का है तो विरेचन दे दो, कफ का है तो ओमन करा दो, जो आपने सिंपल सिंपल सी चीज़ें डालते हो। आगंतुक वाले में भैया, आगंतुक में मन की वजह होगी तो मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा और मन के अनुकूल अन्नपान होता है। जैसे कुछ लोग जिदिया जाते हैं, मुझे तो आज यही खाना है, मुझे तो पिज्जा ही खाना है, मुझे तो मोमोज ही खाना है, बच्चे करते हैं जितना। उसी तरह अरोचक में भी कई बार इस तरह का पेशेंट नौटंकी करता। नौटंकी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई जब भूख नहीं लग रहा सच में और रोचक है तो वो तो सच वाला रोचक तो कफनाशक चिकित्सा करोगे तो ठीक होगा। लेकिन ये जो वाला है ना, वो तो जो उसको खाने का मन रहेगा आप वही दोगे तभी खाएगा। वो इंसान की अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है। और कुछ लोग का आदत होता है ना कि हमें तो भाई हम अपने हिसाब से खाएंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे बेवजह, मतलब जिनके अंदर मैं इन लोग के लिए ऐसे लोगों के लिए यूज़ करती हूँ फेक टेक्नोलॉजी, मतलब उनको फेक ईगो होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा योग है वो आप बना कर रख सकते हो, दैट इज कारवी, यानी मंगरैल है, इसमें मरीच है। आपके किचन में मरीच भी होती है, आपके किचन में जीरा भी होता है, द्राक्षा आप अलग से रख लो, साथ में दाडिम का बीज, सोचर नमक, गुड़ और शहद रख लो। इसमें एक बिसामिल लिखा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा द्रव्य है। तो इतनी सारी चीज़ों को शहद के साथ एक पाउडर फॉर्म में गोलियां छोटी छोटी बना सकते हो। और आप इसको स्वादिष्ट चूर्ण करके या स्वादिष्ट रोचक चूर्ण करके अपने रख सकते हो। और एक साथ ज़्यादा मत बनाओ, कभी भी बनाना ना इस तरह की चीज़ें 100-50 ग्राम बना लो कि मान लो पेशेंट नहीं भी ले गया तो आपने यूज़ कर लिया। ठीक, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनानी चाहिए। जैसे मुझे अभी कल सर ने पूछा कि मैम आप क्या क्या बना रहे हो। जैसे मैंने तिक्त क्षीर बस्ती की बनाया था, तो आप लोग को देखिएगा, मैंने जो चैनल है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, तो उस पर मैंने तिक्त क्षीर बस्ती का डाला था। या कुछ कुछ चीज़ें अभी मैं बनाऊंगी, बीच में मैंने बहुत चीज़ें बनाई थी बट उनके वीडियो नहीं बनाए थे, तो आगे मैं बनाऊंगी तो आप लोग को भी शेयर करूंगी। और आप लोग बनाइएगा, देखिएगा, एटलीस्ट छोटी मोटी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है ना, आप पेशेंट को ऐसे भी दे सकते हो और आप उसमें अपना मार्जिन ले सकते हो आराम से। आपने क्या डाला आपको पता है, बट सारी चीज़ें खास करके ऐसी दो दवाएं होती है ना, खुद भी एक बार खा पी कर देख लेना चाहिए कि पैलेटेबिलिटी कितनी है, इफिकेसी कितनी है। और जब आपको इफिकेसी पूरी पूरी मिल जाए, जैसे मेरी एरंड प्रस्तरित की या घृत प्रस्तरित की का 100% रिजल्ट आता है, तो वो मुझे पता है, फिर आप पेशेंट से सही चार्ज कर लोगे तो दे देगा। हाँ, बहुत उलझुल चार्ज मत करना, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, जैसे वातज में कुष्ठ कामला नमक, जीरा, शक्कर, मरीच तथा बिट नमक मिला करके, पित्तज में आंवला इलायची मिला करके दे दो। हालांकि इसमें इन्होंने बहुत कुछ डाला है बट इस तरीके से। और एक शर्करोदक है, बहुत बढ़िया है, मतलब शर्करा 6 भाग है, नींबू रस 1 ही भाग है, और उसमें लौंग और मरीच डालकर, तो ये भी आप पेशेंट को बनाकर दे सकते हो। नींबू थोड़ा सा ही पड़ा है तो सोचो इसका आप क्या कर सकते हो कि इसका गोली बना सकते हो, छोटी छोटी गोलियां बना करके रख सकते हो सुखा करके, और आराम से हो जाएगा। तो लौंग और मरीच आप ऐसे डालना कि आप ये समझो कि पेशेंट के एक डोज के पीछे 1 रत्ती से ऊपर का अमाउंट न जाने पाए। इस बात को याद रखना, 1 रत्ती से ऊपर का अमाउंट मत रखना, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी योग बनेगा, शर्करा ज़्यादा ही रहेगा। मान लो मैंने अगर 6 ग्राम वो रखा और 1 ग्राम नींबू रखा तो 7 ग्राम तो यही डोज है, और 1 रत्ती ये डाला तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पर डोज के हिसाब से इसमें और आधा कर सकते हो। दिन भर में चूसने के लिए बनाना है तो सोच लो किस हिसाब से करेंगे। उसी तरह मातुलम का केसर योग है, तो वो जो मैंने आपको सेंधा नमक और काली मिर्च वाला बताया था कि नींबू को गर्म करके उस पर सेंधा नमक और काली मिर्च गर्म करके, मतलब हल्का सांच पर गर्म करते हैं, तो ये मलेरिया में बहुत बढ़िया से यूज़ होता है। खंड अदरक योग है,
है वो यूज़ होता है। एक दाडिम योग है, ये बहुत बढ़िया सा योग है, आप बना सकते हो। सिर्फ आप क्या करना है, मधु और काला नमक लेकर के पेशेंट को दाडिम के रस में देना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास से बना कर देना तो प्रिजर्वेटिव वाला काम हो जाएगा। तो दाडिम योग अपने दिमाग में याद रखना है। ये वानी शाडो मार्केट में आता है चूर्ण, वो दे सकते हो। रोचन चूर्ण है, रोचन चूर्ण आप लोग बना सकते हो, क्योंकि इसमें देखो भ्रष्ट जीरक है, मरीच है, सेंधोलौन, पिपली है और टाटरी लिखा है ना। टाटरी की जगह आप अपना नींबू डालो और भुनी हींग डाल लो और उससे बना लो 3-3 ग्राम की मात्रा में। तो ये वाली प्रिपरेशन बना सकते हो। द्राक्षावली मार्केट में आता है, मैं नहीं कहती बैठ कर बनाओ सब सारी चीज़ें। उसके अलावा उसको हृदय है, अम्ल पदार्थ है, मतलब खट्टी चीज़ें जो अच्छी लगे टेस्ट में, फ्लेवर में, वो सारी चीज़ें दे सकते हो। अनुलोम उद्दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त योगों का यूज कर सकते हो। लवण अदरक दे सकते हो, ये वानी शाडो दे सकते हो, कार्बियादि योग, तालिशादी चूर्ण दे सकते हो जो आपके अपने राजच्छमा में यूज करते हो या जो आप कास वास वगैरह में यूज करते हो, खासकर कास में यूज करते हो ना, उसको दे सकते हो। और औषधि में सुधा निधि रस आता है, वो बहुत श्रेष्ठ है। और पथ्य में से आपके वही हैं आपके शाली चावल, गेहूं, हरी सब्जी, केला, अनार, गोदुग्ध, घी, लहसुन, तक्र, दही, अदरक, मधुर एवं तिक्त पदार्थ, और उसके अलावा बकरी खरगोश वाला मांस रस, भाई ये सब तो छोड़ दो। स्नान और स्वच्छता, तो स्नान जरूर कराइए, क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा बहुत सारे पेशेंट को बगैर नहाए भूख नहीं लगती है। तो जो भी अरोचक का पेशेंट है उसको बोलो कुछ भी खाएंगे तो पहले नहा धो करके ही खाएंगे, क्योंकि अगर अष्टांग संग्रह अगर आपको याद हो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब आप नहा लेते हो तो आपकी भूख पड़ जाती है। और अपथ्य में क्या है, बेगावरोध है, मतलब पुरीश, मूत्र, डकार, भूख, प्यास, कोई भी बेगा तो उनको रोकना। क्रोध, भय, लोभ, दुर्गंध और विभत्स दृश्य, कई बार होता है ना, कभी बहुत खराब सी चीज़ देख लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको अरोचक डेवलप हो जाता है। तो ये अरोचक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। और गूगल मीट लिंक बनाना तो बड़ा आसान था, मैंने बना लिया, थैंक गॉड आज मेरे को भी काम में मतलब ये सब चीज़ें आ गई। तो अब बताओ आप लोग की कोई क्वेरी? हाँ जी बच्चा पार्टी, हाँ जी, एनी क्वेरी?